नमस्कार। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हमने पॉलिटी में थोड़ी बहुत संविधान पे चर्चा करी, उसको जाना समझा। आज हम पॉलिटी से ही संविधान की विशेषता के बारे में जानेंगे। देखिए, मैं सब चीज़ पढ़ाऊँगा, जो आप चाहते हैं वो सब करवाऊँगा। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में क्या होते हैं, अनुसूचियाँ, भाग, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पार्लियामेंट, संसद आदि चीज़ें हैं। केवल पॉलिटी में ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट हैं जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, यकीन मानिए मैं वो हर चीज़ कराऊँगा जिसकी ज़रूरत है आपको। और मेरे पास थोड़ी समय का अभाव रहता है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। हाँ, जैसे ही समय मिलता है तुरंत मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। तो यकीन मानिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। मुझे भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि मेरा रिवीज़न हो रहा है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। संविधान की विशेषता, ठीक। देखिए, वास्तव में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पिछली वीडियो में हमने देखा कि यह एक देश से नहीं लिया गया है। हमारे बाबा साहेब 64-65 देश से अधिक देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका अध्ययन कर फिर अपने अनुसार हमारे जो ग्रेट स्कॉलर्स थे उनके संग मिलकर एक बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा जो भारत का संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम गर्व से कहते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। गर्व महसूस होता है, बड़े अच्छे लोग सब थे। तो चलिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए, जब ये शुरू में बना ना, उसमें मात्र 395 अनुच्छेद थे। बाद में जोड़कर इसे 448 कर दिया गया। उसी तरह से अनुसूची, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, एक मिनट इसको हटा दूँ। इसी तरह से अनुसूची 8 थी, बाद में वर्तमान में जोड़कर इन्हें 12 कर दिया गया। भाग 22, यहाँ पर देख रहे हैं, भाग 22 वर्तमान में से 25 कर दिया गया है। कोई भी चीज़ हम संशोधन करते हैं ना तो अनुसूची से जोड़ देते हैं, क्योंकि भाग अनुच्छेद में जोड़ेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहीं जांच करने के लिए आदेश दे देती है तो दिक्कत हो जाती है। तो जनरली उसी में हम अटैच कर देते हैं। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इतनी सारी अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग, तो ये सब दर्शाता है कि हमारा संविधान कोई साधारण संविधान नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बाद है आंतरिक या बाह्य स्रोत। आंतरिक बाह्य स्रोत से तात्पर्य ये है कि आंतरिक से तात्पर्य है कि जब ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा था, जब ब्रिटिश शासन भारत में चला था ना, उस दौरान भारत शासन के लिए जो अधिनियम लाए गए, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो भारत शासन अधिनियम के लिए क्या किए गए, एक अधिनियम लाए गए हैं। खास करके भारत शासन अधिनियम 1935 में जो लगा, तो उससे कई पॉइंट भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। जैसे न्यायपालिका का जो पॉइंट था वही से भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया भारतीय संविधान। उसके बाद हो गया आपका दूसरा पॉइंट, आपातकाल से जुड़ी हुई जो बातें थी वो जोड़ा गया। नहीं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से बाद में है ना,
तो भारत क्या, हाँ तो भारत जुड़े हुए आप क्या था, आंतरिक और या बाह्य स्रोत, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। आंतरिक बाह्य से तात्पर्य है कि जो ब्रिटिश शासन भारत में जब चल रहा था ना, उस दौरान भारत शासन के लिए जो अधिनियम लाए गए, जो था भारत शासन अधिनियम 1935, तो उसमें कई पॉइंट भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। जैसे न्यायपालिका से जुड़ी हुई पॉइंट थी, आपातकाल से जुड़ी हुई पॉइंटें थी, तो सारे पॉइंट जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। ठीक, उसके बाद है बाह्य से तात्पर्य है आपका कि हम कुछ व्यवस्था, जो कुछ चीज़ें जो थी ना, वो ब्रिटिश संविधान से प्राप्त किए, जो भी चीज़ें थी जो ब्रिटेन से लिए या कहीं से लिए गए, तो वो बाह्य में आ जाएगा, तो उसे हम बाह्य, उसे हम क्या कह सकते हैं, बाह्य स्रोत हम कह सकते हैं। ठीक, अगला जो है आपका जो है बाह्य में हो गया, जैसे अमेरिका से कुछ लिए हैं ना, कुछ जर्मनी से लिए हैं, बहुत सारे देशों से लिए हैं, तो ये सब बाह्य में आ जाएगा। ठीक है, अगला आप तीसरा नंबर देखिए, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। देख रहे हैं यहाँ पे, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, या इसे लचीला एवं कठोर भी कहते हैं। इसका ये रीज़न है, इसकी विशेषता जो है, क्यों इस, देखिए हर चीज़ की अपनी एक विशेषता होती है, नहीं, संविधान की भी विशेषता है। संविधान दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है हमारा। उसके बाद उनकी बहुत सारी विशेषता हैं। अगर मैं कहूँ कि इस, ये जो क्या है, वाइट बोर्ड पर जो लिखने वाला मार्कर जो है, इसकी विशेषता कहूँ तो ये दिख रहे हैं, ये वाइट है, इस पे कुछ कुछ लिखे हुए हैं। इसके अगले भाग जो है ब्लैक सी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं, इस पे कुछ लिखे हुए हैं, तो ये इनकी एक विशेषता हो गई। इसके आंतरिक जो है वो भी विशेषता हो जाएगी। बाह्य विशेषता क्या क्या है, आंतरिक विशेषता में एक मोटे कलर का जो रिफिल रहता है वो रखा रहता है, जिसमें इंक भरे होते हैं, जिससे हम, जिसके जो जब हम लिखते हैं तो वही इंक के सहारे वाइट बोर्ड पर हम लिखते हैं। तो ये तमाम विशेषताएं होती है। हम हर आदमी का, हर चीज़ का, हर जितने भी ऑब्जेक्ट है, सबकी अपनी एक विशेषता होती है। तो इसी अनुसार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक विशेषता है। तो आंतरिक बाह्य स्रोत आप समझ गए, जो बाहरी चीज़ें जो हम बाहर से लिए हैं वो सब आ जाएगा। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, या लचीला एवं कठोर, नहीं, तो नम्यता एवं अनम्यता से मतलब है लचीला या कठोर, नहीं, या तो लचीला या कठोर संविधान की विशेषता है कि लचीला भी हो सकती है और कठोर भी। भारतीय संविधान में किसी भी चीज़ को अगर बहुत आसानी से परिवर्तन, या आसानी से कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आसानी से कोई भी चीज़ हो जाती है, बदलाव या परिवर्तन आ जाता है, तो उसे हम लचीला कह देते हैं। वहीं कभी कभार क्या होता है कि कोई चीज़ हटाने में या परिवर्तन करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो जहाँ पे कोई निर्णय लेना होता है, नहीं, तो वो कठोरता आ जाएगा। तो इसकी विशेषता ये है कि, यानी भारतीय संविधान की विशेषता है कि ये लचीला भी है और कठोर भी है, नम्यता एवं अनम्यता। अगर भारतीय संविधान में किसी भी चीज़ों को बहुत ही आसानी से परिवर्तन किया जाए तो क्या कहलाएगा, लचीला कहलाएगा। वहीं कठोरता की बात आती है तो कठोरता में क्या आ जाएगा, जब बदलने या परिवर्तन करने में बहुत ही मुश्किल हो तो उसे हम कठोरता कह सकते हैं। ठीक है, अगला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के बारे में हम पिछली वीडियो में भी चर्चा हुई है। इसकी जो है, नहीं, चौथा है एकल नागरिकता, जो कि हम भाग 2 में से लिया गया है। भाग अनुच्छेद हम पढ़ेंगे बाद में। मतलब भाग 2 से इसे समाहित किया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो एकल नागरिकता होता क्या है कि हमारे देश जो है ना, भारत बड़ा ही अच्छा देश है, बड़ा ही प्यारा है, और गर्व भी अनुभूति होती है कि हम भारत में जन्म लिए। तो भारत में एकल नागरिकता है, जैसे हमारा एक ही राष्ट्र है तो एक ही नागरिकता होगा। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाओ तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, राज्य का अलग रहेगा और देश का अलग रहेगा, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता आ जाती है। तो एकल नागरिकता जो है ना, वो हम ब्रिटेन से लिए हैं। इसी तरह से आपका जो है मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार भाग 3 से लिया गया है, यहाँ पे लिखा भी हूँ भाग 3 से है। तो भाग 3 से जो है ना, चौथा नंबर मौलिक अधिकार भाग 3। मौलिक अधिकार क्या क्या अधिकार है इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, जो है ना एजुकेशन के प्रति है, उसके बाद शिक्षा के प्रति है, शोषण के विरुद्ध है, तो तमाम जो है ना 6 या 7 है, 6 या 7 थे पहले, अब 6 है शायद। तो मौलिक अधिकार पर भी चर्चा होगी कि क्या क्या हमारा अधिकार है, ठीक है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे दिखाई देते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड से लिया गया है। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा करी है। तो यह आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह दर्शाई, इसकी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तात्पर्य है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहने का तात्पर्य है केंद्र हो या राज्य हो, कोई भी हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की, संविधान द्वारा उन्हें कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जब आप कुछ कानून विधि या जनता के लिए कुछ कानून बनाते हैं या राज्य के तहत कुछ करते हैं, तो सब कुछ ध्यान में रखकर आपको क्या करनी है, नीति निर्देशक का पालन करते हुए वो चीज़ लागू करनी है, ठीक है। अगला है 1 मिनट, हाँ ठीक है। उसके बाद हाँ सही तो है, मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे कन्फ्यूजन, ठीक है। अगला है मौलिक कर्तव्य। देखिए हर देश का मौलिक कर्तव्य है, अपना भी है। वैसे इसको ऐसे लीजिए कि वो हर चीज़ जो हमारे देश के हित में हो, जो हम करें और करना भी चाहिए। हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि अपनी देश के लिए जो भी जितनी भी हो सके, अगर जान भी देनी पड़े तो ये बहुत कम है, तो वो करके अपने देश की रक्षा करें, अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से सम्मिलित ना होकर समर्पित हो। तो ये सारी चीज़ें जो एक भारतीय के लिए, किसी भी भारतीय नहीं, सब हर देश के नागरिक जो है अपने देश से बहुत प्रेम करता है। हम लोग भारतीय हैं, भारत से अधिक प्रेम है हमें, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे है मौलिक कर्तव्य, वो हर चीज़ जो हम भारत माँ के लिए कर सकते हैं, जो जिससे देश उन्नति की ओर बढ़े चले, नहीं जिसमें सबों की खुशी हमें प्राप्त हो, सब खुश रहें, वो हर चीज़ मौलिक कर्तव्य कहलाएगा और वो हमें करनी चाहिए, जिससे एक अच्छा राष्ट्र बन सके। जैसे कोई भी चीज़, झंडे कहीं पर गिरा हुआ हो तो उसको उठाकर रख दीजिए आप। कोई हवलदार हैं या कोई कांस्टेबल बैठे हुए हैं, उनसे 2-4 मीठी बात कर लीजिए, नहीं उन्हें सैल्यूट कर दीजिए। तो ये सब आपका कर्तव्य है, मौलिक है ना, मौलिक कर्तव्य। इससे राष्ट्र की एकता बढ़ती है, तो ये सब हमें करनी चाहिए, न कि ये इतना है। वो हर चीज़ जिससे हमारे राष्ट्र का कल्याण हो वो हमारा मौलिक अधिकार हो जाएगा। उसे बांटा गया है कि इतना है, 11 जो भी हो, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य के बाद आपका आ जाएगा, हाँ मौलिक कर्तव्य के बारे में एक और चीज़ है कि इसके संबंध में कहा जाता है कि मूल संविधान में यह नहीं था, पहले जो संविधान थी उसमें वो नहीं था, बाद में इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, लेकिन मूल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं थी, ये कहा जाता। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सार्वभौमिक मताधिकार, 8वां देखना है यहाँ पे। सार्वभौमिक मताधिकार, मत का अधिकार जो है ना, बहुत बढ़िया है हमारे देश में कि हर कोई का, चाहे ऊंच जाति का हो या नीच, किसी भी लिंग का हो, कोई भेदभाव नहीं, सबका अपना एक मत देने का अधिकार है। तो प्रारंभ में जो ना था 21 वर्ष था, प्रारंभ में 21 वर्ष था मत देने का अधिकार, जो था ना 21 वर्ष, कितना था 21 वर्ष। लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया।
और कहा गया कि इसकी जो प्रारंभ में 21 वर्ष था न्यूनतम आयु। जब मतलब 21 वर्ष हो जाएंगे तब आप जाकर मतदान दे सकते हैं, लेकिन 61वें संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया और कहा गया कि 18 वर्ष जैसे ही आपकी उम्र हो जाती है तो आप मताधिकार देने का अधिकार रख लेते हैं और आप अपना मत दे सकते हैं। तो ये थी। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ये जो है ना अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका बहुत ही अच्छी लाइन है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की जो विशेषता है वो ये है कि यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हमने जो रखा है ये अमेरिका से वास्तव में लिए है। हमारा जो न्यायपालिका है ना वह न तो संसद के अधीन है, किसी के अधीन नहीं है। संसद ही क्या, वह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है। कार्यपालिका और विधायिका को इतना ही नहीं, वो स्वतंत्र रूप में तो काम करता ही है, साथ ही जो हमारी कार्यपालिका है और विधायिका है उसको भी सजग बनाने का काम करता है। हमारे यहाँ जो विधि है इस प्रकार से है, नहीं मतलब हमारे यहाँ जो विधि है ना न्यायपालिका की कैसे है, पहले सुप्रीम कोर्ट है, नहीं उसके बाद है हाई कोर्ट है, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ये जो है ना सबसे अच्छी बात है कि ये नहीं कि ये जैसे बिहार राज्य है तो बिहार राज्य के लिए अलग कोर्ट होगा, तेलंगाना के लिए अलग, अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग, कोई भी राज्य हो। सबसे अच्छी बात है कि प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक या राज्य के, चाहे वो यूनियन का हो या स्टेट का हो, कहीं का भी हो, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सबसे अच्छी बात है। और अपना जो अपनी बात है वो वहाँ पे रख सकता है। तो ये एक बेहद ही अच्छी बात है हमारे यहाँ कि जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम, हाई और डीसी लेवल पे है। न तो ये राज्य के लिए अलग है और न ही केंद्र के लिए, यहाँ पे सब एक समान है। और सबसे अच्छी बात है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यह एक प्रतिनिधित्व न्यायपालिका का कार्य करती है स्वतंत्र रूप से, किसी के दबाव में आकर नहीं। तो ये अच्छी बात है। अगला है 10वीं जो है, 10वां दिखाई दे रही है पे, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और इसकी जो विशेषता है, भारत में यह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से तो ली गई है। संसदीय प्रणाली से अर्थ है भारत में जो संसद है ना, जिसके माध्यम से विधि बनाया जाता है, नियम कायदा कानून, जिसके माध्यम से शासन अवस्था को संचालित किया जाता है। और इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद तीनों मिलकर नहीं संसद का निर्माण होता है। हम पहले ही कह चुका हूँ कि ये एक परिचय के तौर पे इसको लीजिए। हम राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, कैसे लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट, संसद, राष्ट्रपति सब मिलकर कानून पारित करते हैं संसद में, किस तरह से, ये सारी बातें हम बारी बारी से करेंगे। एक ही में मैं अगर कर दूं तो 4-5-7 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए आराम से और पढ़िए। और मेरे पास भी उतना समय नहीं रहता है, जैसे ही समय मिलता है आपके लिए वीडियो बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इसको संसदीय शासन प्रणाली से की विशेषता है कि यह पहले तो ये ब्रिटेन से ली गई है। और सबसे अच्छी बात है कि भारत में जो संसद है ना, ये विधि शासन प्रणाली की जो व्यवस्था करती है, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर करती है नहीं। यही थी इसकी विशेषता। अगला है त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय जो शासन है, 11वां दिखाई देती होगी आपको, ये वाली त्रिस्तरीय शासन। दुनिया में कहीं नहीं त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है,
हमारे यहाँ है जो कि काफ़ी अच्छी है। तभी तो हर ग्राम यानी कि हर नगर, हर क्षेत्र तक सुविधा आती है। हालांकि हम लोगों को मिल नहीं पाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। बहुत ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो जहाँ छोटे छोटे कॉलोनी हैं और झोपड़ियाँ हैं, जिसको हम देहाती में गांव कहते हैं, नहीं ग्रामीण इलाके जो है रूरल एरिया, वहाँ तक आने ही नहीं देता है। इसका जिम्मेवार भी हम ही लोग हैं कि हम लोग उनके खिलाफ नहीं होते हैं। एक से तो होता नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक है। अब जब तक 500-700 लोग जागेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, तब तक आप कोई रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, कोई क्रांति नहीं ला सकते। और क्रांति का मतलब ही होता है परिवर्तन। अगर क्रांति आती है तो अच्छी बात है, लेकिन नॉन वायलेंस तरीके से कीजिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इसका अधिकार देता है, हम पढ़ेंगे आगे। तो ये जो है संसदीय त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली जो है ना, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर त्रिस्तरीय शासन है। विश्व में जो भी परिसंघ है वहाँ पर 2 स्तरीय है, केंद्र और राज्य। और केंद्र का अपना होता है और राज्य का अपना शासन प्रणाली होता है। लेकिन भारत में जो 3 स्तरीय है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन प्रणाली, जिसे पंचायत राज व्यवस्था कहते हैं। नहीं, भारत में जो है हर जगह तो 2 है, केंद्र और राज्य। केंद्र का अपना है और राज्य का अलग अपना है, 2 स्तरीय हो जाता है। लेकिन भारत में त्रिस्तरीय है। एक जो आ जाएगा, एक जो आता है राज्य में आ जाएगा, और एक आपका केंद्र में। एक जो आ जाता है ना, वो शासन व्यवस्था ग्रामीण इलाका, ग्रामीण पंचायत नगरीय व्यवस्था जिसको बोलते हैं, तो वो आ जाता है। तो उसमें हम आसानी से जो नगर के लोग सब जो रहते हैं, वहाँ तक हम कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। यानी कि केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन प्रणाली। स्थानीय शासन से होता है जो व्यक्ति अपने स्थान का हो, अपने ग्रामीण इलाके का हो, वहाँ तक पंचायती राज जो व्यवस्था है वो हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, और ये हमें उसका अधिकार प्रोवाइड करती है। अगला है पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष को ही ना क्या कहते हैं, कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष कर देते हैं। ये वाली जो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें कहा गया है, देखिए पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है सबसे पहले तो ये कि देश का कोई जाति धर्म नहीं होगा, ना कोई इसका लिंग है, नहीं, आदमी का हो सकता है, मनुष्य का हो सकता है जाति धर्म, लेकिन देश को आप जाति या ये नहीं कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो ये मेरा देश है, ये मैं मुस्लिम हूँ तो ये मेरा देश है, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, व्हाटएवर जो भी हो, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो। तो सबसे पहले देश का कोई न जाति है न कोई धर्म है, वो सबों के लिए है। आदमी का जाति जो भी मनुष्य है, नहीं मानव, उसका जाति धर्म है, पता नहीं कब तक रहेगा। आदमी, किसी भी आदमी को हम, जबकि हमारे यहाँ कहा भी जाता है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहे हिंदू म्यान। क्या रखा है जाति में यार, ज्ञान देखिए, ज्ञान व्हाटएवर। ओके, तो पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि हमारा देश या राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। नहीं, भाषा में धर्मनिरपेक्ष के रूप में हम बोल देते हैं, लेकिन संविधान में पंथ निरपेक्ष बोला जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पंथ निरपेक्ष जो है आप समझ गए। पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष के नाम से हम कभी कभार बोल देते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है इक्वल, सबों का धर्म जो है समान हो। पंथ निरपेक्ष होता है जिसमें हर मनुष्य का अपना जाति धर्म हो सकता है, लेकिन देश का नहीं। देश सर्वोपरि है, वो सबों के लिए है। तो ये होता है। तो ये थी एक छोटी सी झलक, बाकी हम हर चीज़ को आराम से पढ़ेंगे।
तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। नमस्कार।